बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IQP का हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था डीप ब्राई हाइपोथेसिस। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसकी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था, एक हमारा एक्सपेरिमेंट रह गया था, वो आज हम करेंगे। उसके बाद हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है, जो अब तक हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनको कंक्लूजन एक आज निकालेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डीप ब्राई हाइपोथेसिस। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर वेव जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है। और जब पार्टिकल मूव करता है तो उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है उसको अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर मोमेंटम। तो ये हमारा था। एक एक्सपेरिमेंट से हमने इसको प्रूफ कर दिया था। अब आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट G.P. थॉमसन जो है उसने किया था, साइंटिस्ट ने। और उसने एक सेटअप कुछ इस तरह से बनाया था कि उसी तरह आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और आगे आपके उनको एक्सेलरेट करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक हम लोगों ने एक प्लेट रखी हुई है, उसको कोई वोल्टेज दिया हुआ है पॉजिटिव, और उसकी वजह से वो एक्सेलरेट होकर इसकी तरफ आ रहे हैं। फिर इस बीम को कन्फाइन करने के लिए और मज़ीद डायरेक्शनल और इस तरह से करने के लिए एक ब्लॉक आपने रखा हुआ है सामने, जिसमें एक थ्रू आउट एक होल है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम गुजर के आपके पास और भी कन्फाइंड फॉर्म में आ रही है। उसके बाद इसने एक गोल्ड फॉयल ली। उस गोल्ड फॉयल को इसने इसके सामने रखा इलेक्ट्रॉन बीम के। ये गोल्ड फॉयल बहुत बारीक, बहुत थिन, इसकी थिकनेस तकरीबन है 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर्स। गोल्ड की फॉयल थी ये। इसमें से ये आपके इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी और उसके बाद सामने एक बड़ी स्क्रीन, जिसके ऊपर आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इस फॉयल में से पास करने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम के साथ क्या बना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बीम इस फॉयल में से पास की तो फिर ये उसी तरह इसने पैटर्न शो किया, जैसा कि आप एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह में देखते हैं। इस तरह से डार्क और ब्राइट इस तरह से सर्कल्स आपके पास आए। तो फिर वही बात कि ये भी इस एक्सपेरिमेंट ने भी सिंपली ये बात प्रूव की कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये वेव नेचर शो कर रही है। ये बड़ा मतलब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। तो इसके अलावा इसके जो डीप ब्राई हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करने, उसकी वेरिफिकेशन के लिए अब तक काफ़ी मटेरियल्स पे काम हो चुका है। सारे माइक्रो ही हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और रिसेंटली कार्बन के ऊपर भी काम हुआ है। यानी कार्बन का एटम जो है वो अच्छा खासा हैवी कार्बन है, एटम है। तो कार्बन के एटम पे भी जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट हो चुका है और डीप ब्राई हाइपोथेसिस की वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है। तो ये था डीप ब्राई हाइपोथेसिस और ये इसकी वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि अब तक जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उनको हम कंपाइल करते हैं, कुछ रिजल्ट्स जो है ना वो निकालते हैं। तो इसको हम ये दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं ड्यूअलिटी वेव्स की भी और पार्टिकल्स की भी। यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आपने ये लफ्ज़ सुना तो होगा,
लेकिन ये हम इसी सेंस में लेते हैं कि जी इसका मतलब है कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की है। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ये आप लोगों ने अब तक देखा होगा। तो आज इसे थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट से देखते हैं। इसमें सिर्फ ड्यूअलिटी वेव्स की नहीं है, इसमें पार्टिकल्स की भी ड्यूअलिटी है। अभी हमने सारे प्रोसेसेस पढ़े, हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ी। उसके अलावा हम लोगों ने, ये तो लाइट से रिलेटेड हो गए, जब लाइट जो आपके है पार्टिकल नेचर जब शो करती है। फिर इसके अलावा रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने डी ब्राय हाइपोथेसिस को भी प्रूव किया, जिसमें आपका पार्टिकल जो है वो ड्यूल नेचर शो करता है, जिसके रिजल्ट में हमने कहा था कि मैटर वेव्स, ठीक है। ये सारे चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। जब आपको पता है कि शुरू में हम लोगों ने कहा कि वेव नेचर है, लाइट की नेचर वेव नेचर है लाइट की, तो हम लोग चंद एक्सपेरिमेंट को, चंद चीज़ों को तो प्रूव कर सके, लेकिन बाकी मामलात में वो ये थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। कुछ एक में जैसे वेव नेचर में ये डिफ्रैक्शन, आपकी रिफ्लेक्शन वगैरह जो है, इससे वेव नेचर ने ये प्रूव किया, और इनके मामले में जो है ये फेल होगी, ये बाकी चीज़ों को प्रूव करने के मामले में ये फेल होगी। इसी तरह जब हमने पार्टिकल नेचर देखा, तो पार्टिकल नेचर में भी आपके ये चीज़ें आ गई, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक, ये सारा पार्टिकल नेचर ने प्रूव कर दिया। लेकिन ये फिर वो रिफ्लेक्शन और जब इसकी डिफ्रैक्शन वगैरह इन चीज़ों की बारी आई, तो फिर ये फेल हो गया, ये थ्योरी फेल हो गई। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ईदर दिस और दिस, ईदर या आइदर, आप इसे जो भी बुलाते हैं, वी कैन नॉट से द वेव इज ईदर, इट्स ईदर, लाइट इज ईदर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, यानी ईदर और वाली बात जो है वो अब हम नहीं कर सकते। नो मोर ईदर और कॉन्सेप्ट। क्या है कि दोनों ही, आप एक वक्त में आप दोनों को ही मानेंगे, दोनों को ही मानेंगे, और कुछ फिनोमेना एक को प्रूफ कर रहे होंगे, कुछ फिनोमेना दूसरे को प्रूफ कर रहे होंगे। इट डजेंट मीन कि अगर आप इसको, ये फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी ये है ही पार्टिकल नेचर, वेव नेचर है ही नहीं। नहीं, हम उसको कहेंगे कि ये इन फिनोमेना में इसकी पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रही है, इन फिनोमेना में इसकी वेव नेचर डोमिनेट कर रही है। दूसरी नेचर मौजूद है लेकिन ये डोमिनेट कर रही है। तो ये हम जब पहले थ्योरीज आती, पहले थ्योरी आई जी सिर्फ वेव है, तो फिर बाकी चीज़ों में गड़बड़ होगी। जब कहा गया कि सिर्फ पार्टिकल है, तो फिर गड़बड़। तो ड्यूअल नेचर, इसका मतलब है कि इस वक्त हम लोग जो थ्योरी इस वक्त आपके चल रही है, वो ड्यूअल नेचर वाली थ्योरी चल रही है, ईदर या और वाली थ्योरी नहीं चल रही। तो ये आइडिया बोहर ने दिया था, और उसके नाम से है, ये बोहर ने आइडिया दिया था कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसको इधर या और वाली बात करें, ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम मौजूद हैं, और ये दोनों ही फिर बिहेवियर जो है वो उसके एट अ टाइम आप कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोहर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल, उसने कहा बोथ, ये प्रिंसिपल है इसका, बोथ कॉन्सेप्ट्स और आर कंप्लीमेंट्री in complete description of
a microscopic, or you can say quantum सिस्टम। यानी उसने कहा कि ये दोनों चीज़ें कंप्लीमेंट्री हैं किसी भी क्वांटम या माइक्रोस्कोपिक स्टेट या सिस्टम को टोटली कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये था हमारा ये हमने एक कंक्लूजन निकाला, जो अब तक हमने चीज़ें पढ़ ली थी उसमें से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला। अब हमने करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जो किए गए, जिसके नतीजे में ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सामने आया। अच्छा, अब आप ये देखेंगे हम लोग एक स्लिट लेते हैं, एक इस तरह का हम अरेंजमेंट करते हैं कि ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं। ये छोटी छोटी स्लिट्स हैं दो हमारे पास, इनमें से हम वेव्स को पास करवाते हैं ना। तो अभी थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। ये आपके सामने स्क्रीन है, इसको आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं ना। तो इसका सेटअप कुछ इस तरह से है कि आपके पास दो स्लिट्स हैं, तो इनमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाना है ना। तो उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये मैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, ठीक है, ये दोनों स्लिट्स में जब इलेक्ट्रॉन इसमें से सोर्स में से निकलेंगे तो वो दोनों स्लिट्स में से पास करेंगे। हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम लोग सिर्फ एक स्लिट को ओपन करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीन रख के देखते हैं। आपने सिर्फ इस स्लिट में से पास करवाया तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये शक्ल मिलेगी। ये कोई इस तरह से आपको पहाड़ नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं आप कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन कम से कम है, ये भी यहाँ पे आपको स्लिट के बिल्कुल सामने इलेक्ट्रॉन्स की यू कैन से इंटेंसिटी जो है वो आपको मैक्सिमम मिली, और यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी जो यहाँ से यहाँ तक रीच कर रहे थे वो कम हो गई। यानी इसको आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए और पहाड़ बन गया। तो ये ग्राफ है ना। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक और स्क्रीन लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये वाली ऑन थी, स्लिट ऑन ओपन रखी हुई थी, और ये वाली स्लिट हमारी ऑफ थी। अब हम क्या करते हैं कि एक स्लिट को उसी तरह दोबारा बनाते हैं। यही सोर्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस स्लिट को बंद कर देते हैं और इस स्लिट को हम ओपन करते हैं। तो अब क्या होगा, आपके पास यूं करके इलेक्ट्रॉन्स की ये इंटेंसिटी आपके पास आ गई, ठीक हो गया। तो अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि ये यूं समझ लें कि ये एक हिस्सा आपने किया, सोर्स मैंने एक ही बनाया, ठीक है, और ये आपका दूसरा हिस्सा था। और अब तीसरे में हम क्या करते हैं कि ये दोनों स्लिट्स ही ओपन रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स आपका लगा हुआ है, ये दोनों स्लिट्स ओपन हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न मिलेगा वो क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख आए हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी वेव नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पैटर्न मिलेगा। कुछ इस तरह से, बल्कि यहाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ ऐसे नीचे दिखाना चाहिए था, ठीक हो गया। ये इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा। और ये आप लोगों ने शायद देखा भी हो, पहले आप लोगों ने वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा होगा, इस सेंस में नहीं लेकिन देखा ज़रूर होगा। तो ये भी अगेन जहन में रखें कि ये
वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ ये नहीं कि ये छोटी पहाड़ी फिर ये बड़ी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए ये से बड़े, मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कम इंटेंसिटी मिल रही है, फिर इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, फिर यहाँ ज़्यादा हुई, फिर ये काफ़ी कम हो गई, फिर यहाँ पर मैक्सिमम है, और इस तरह से। तो आपको ये याद होगा कि यहाँ पर आप वो लेते थे ब्राइट और इसको कहते थे डार्क, ठीक है ना, और ये डार्क था आपका, फिर ये ब्राइट था, फिर ये डार्क था, और फिर ये ब्राइट था। तो इसको आप इसको फर्स्ट ब्राइट कहते थे, इसको सेकंड, और इसको थर्ड ब्राइट। इस तरह से आपने ये चीज़ें की हुई हैं। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर जब आपने इलेक्ट्रॉन सोर्स 2 स्लिट्स में से गुजारा, तो आपने स्क्रीन के ऊपर ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से एमिट हुए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर किया, इंटरफेरेंस हुई इनकी, और यहाँ पर आपको इस तरह का पैटर्न मिला। तो ये चीज़ें हम लोग ये खैर भी हम एक्सपेरिमेंट देख भी आए हैं थॉमसन का भी। तो इस तरह से आपके पास पैटर्न आया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, मसलन मैं आपको बताती हूँ कि हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ड का ज़रा कंपैरिजन करते हैं। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आपको मैंने बताया था कि बड़े ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और बड़े में मैंने आपको मैक्सिमम साइज़ जो था वो कहा था कि पहाड़ भी आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ आपको ऐसे मतलब माइक्रो से अलग करने के लिए बताया था। लेकिन मैक्रोस्कोपिक में आपके सन और स्टार भी आ जाते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें जो आप देख सकते हैं आँख से, नेकेड आई से, उनकी छोटी से छोटी उससे लेके पॉइंट से लेके स्टार्स और सन तक जो है ये सारे मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। और माइक्रोस्कोपिक में आपको पता है वही आते हैं जो माइक्रो लेवल पे होते हैं, जो आपकी आंख नहीं देख सकती। अच्छा, अगर मैं सपोज एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेती हूँ, जैसे मैं एक कार को ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ, तो आप ये देखें कि उसमें मैं उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन, अगर मैं उसकी पोजीशन देखना चाह रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उसकी पोजीशन देख सकती हूँ। हम इसकी पोजीशन, हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, हम उसकी पोजीशन जो है वो बता सकते हैं, 3 डायमेंशनल में भी बता सकते हैं, और हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं उसका मोमेंटम देखना चाहूँ तो बिल्कुल वो आप अपनी आँख से आप उसकी स्पीड ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसका मैस आप मालूम कर सकते हैं, मैस आपके पास है, उसकी वेलोसिटी आपके पास है, आप उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप आराम से ये भी मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में। अब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आ जाएं। एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, मैं उसकी मोशन स्टडी करना चाह रही हूँ, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। मैं उसको देख तो सकती नहीं हूँ, हम लोग उसको नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन को। आप इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना चाह रहे हैं, और मोस्टली जो अब तक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी हुई है ना, वो चेक करके हुई है। मतलब आप टटोलते हैं, आप गेस करते हैं, आप किसी को भेज के पता करते हैं कि ये चीज़ किधर है। मसलन एक इलेक्ट्रॉन में अगर मूव कर रहा है कहीं पे, और मैं देखना चाह रही हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो मैंने उसके ऊपर लाइट फॉल करवानी है, ठीक है। वो लाइट वहाँ से उसके साथ टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी या किसी और तरफ चली जाएगी, तो फिर वो लाइट मुझे बताएगी कि ये चीज़ कहाँ है। आपको समझ आ रही है होपफुली बात, कि जब आपने इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक किसी भी चीज़ को देखना है कि वो किधर है, तो उसको टटोलना है, आपने उसको गैस करना है, आपने उसके ऊपर लाइट फॉल करवानी है। वो लाइट या वो वहाँ पर फ्लोरिसेंट कुछ आपको ऐसा मिलेगा, कुछ ब्लिंक करेंगी चीज़ें, तो आपको पता चल जाएगा। मसलन आप एक ब्लिंक जो है वो देखें, अगर चमकती हुई कोई चीज़, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपकी लाइट जाके वहाँ टकराएगी और कुछ उसमें चेंजेस आएंगी, ठीक है। जैसे हमने कॉम्पटान इफेक्ट में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के साथ लाइट जाके टकराती है, तो वो अपना यानी रास्ता बदल लेती है या उस पर इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन को गेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल करवाएंगे इसकी पोजीशन को देखने के लिए,
इलेक्ट्रॉन को, इसकी पोजीशन को देखने के लिए लाइट को फॉल करवाएंगे, तो आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉन वहीं पर मौजूद रहेगा जहाँ पर आप उसको चेक कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। लाइट अगर तो आप कम एनर्जी वाली, अगर आप लेस एनर्जी वाली लाइट फॉल करवाएंगे तो फिर आप ठीक से गैस ही नहीं कर पाएंगे। आपके काफ़ी सारे शॉट्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं। ठीक है, आपकी काफ़ी सारी शॉट्स मिस हो सकते हैं, वो ठीक से गैस ही ना कर पाए कि आपका इलेक्ट्रॉन किधर है। और अगर आप हाई एनर्जी गिराते हैं तो हाई एनर्जी उसको गैस तो कर लेगी, लेकिन आपका क्या ख्याल है जब हाई एनर्जी इसके साथ टकराएगी जाके तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसकी मोशन को मोशन विल बी डिस्टर्ब्ड। तो जब मोशन उसकी डिस्टर्ब हो गई, इसका मतलब है आपको पता तो चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन किधर है। यू कैन गेस पोजीशन, but you disturbed momentum। देखिए ना, जब आपने ये इसके साथ टकराई जाके फ्लोरेसेंट आपने ब्लिंक फील किया, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जहाँ जा रहा होगा या कुछ वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका मोमेंटम डिस्टर्ब कर दिया। आपने जब उसकी पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट करने की कोशिश की तो आपने उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये हाइजेनबर्ग ने ये बात कही थी कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी आप जब एक चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब कर देंगे। तो एट अ टाइम आप दोनों चीज़ें या दो से ज़्यादा उन चीज़ों को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो उसका ये जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स इन interfere with the states of microscopic objects। यानी आप जब मेजरमेंट्स करते हैं तो फिर आप उनकी स्टेट्स को इंटरफेयर करते हैं, आप उनकी स्टेट्स को डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरा ये कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिन करना, आप उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को, लेकिन उसके मुकाबले मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, ये दो बातें। फिर उसने एक रफ सी आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दी। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि आप किसी पोजीशन की बात कर रहे थे हम लोग और मोमेंटम की बात कर रहे थे। ये है आपकी एक्यूरेसी इन पोजीशन, सॉरी एक्यूरेसी नहीं, अनसर्टेनिटी। यानी ये डेल्टा आपको बता रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये डेल्टा पी आपको बता रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, उसने कहा था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है
दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी इसके प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल उसका आंसर आ सकता है अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम देखें, या उससे थोड़ी सी इसकी वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन कितनी बड़ी हो सकती है, एच तो इटसेल्फ छोटी सी वो है, एक क्या उसे कहते हैं, नंबर है, सॉरी ये 6.634 इंटू 10-34, ये छोटा सा नंबर है, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन एक छोटे से माइक्रो लेवल पे ये चीज़, इतना नंबर भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। माइक्रो लेवल पे ये भी बड़ी रकम है, ठीक हो गया। तो ये था कि आप पोजीशन और मोमेंटम का उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो उसका प्रोडक्ट आपका प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। और इसी तरह इसकी पैरेलल एक और था, एनर्जी और टाइम, ठीक है। यानी आप एनर्जी और टाइम, किसी भी टाइम पे आप एनर्जी को भी एक्यूरेटली मेजर उसको नहीं कर सकते। तो ये थे, ये है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको जो है पोजीशन और मोमेंटम वाले को आप कहते हैं मोमेंटम पोजीशन अनसर्टेनिटी। और इसको आप कहते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि पूरा एक पेज के ऊपर आपको सामने जी न्यूमेरिकल कुछ यूँ है। ये मैं स्टेटमेंट इसकी लिख लूँ। जी मैंने ये लिख लिया है। एग्जाम्पल ये है कि एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग एट 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और बी है 50 किलोग्राम पर्सन मूविंग विद 2 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, इसीलिए हम पहले ए पार्ट कर लेते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास अनसर्टेनिटी पोजीशन जो है दैट इज इक्वल टू h अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, डेल्टा हमारे पास है डेल्टा x डेल्टा p h के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो ये इसको हम p को दूसरी तरफ ले जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम क्या देते हैं डेल्टा p, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 6.634 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय डेल्टा पी आपको पता है m और v, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, मैस है आपके पास 1.65 इंटू 10⁻27 है, ये आपका मैस न्यूट्रॉन का मैस है, ठीक है। इंटू वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है, दैट इज़ 5 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास 8.036 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स पर मीटर्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया न्यूट्रॉन के लिए। अब हम यही वाला बी पार्ट करते हैं, डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/mv, दैट इज इक्वल टू 6.634 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय ये है 50 kg इंटू आपका ये इसकी स्पीड है 2। तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻36 मीटर्स। ये देखें कि इसमें ये मैक्रोस्कोपिक है ना आपका, ठीक है ना, ये
मैक्रोस्कोपिक है। इसमें आप अनसर्टेनिटी देखें कितनी कम आ रही है, 10-36 बहुत कम है। और इसमें अनसर्टेनिटी माइक्रोस्कोपिक के लिहाज से, छोटी उसके लिहाज से आप देखें कितने मीटर्स, यानी ये इसकी अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा कम है, ज़्यादा है, और इसकी अनसर्टेनिटी कितनी कम आ रही है आपके पास। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आगे इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं क्या करना है।